हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम आईपीसीसी की सिंथेसिस रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ये सिंथेसिस रिपोर्ट क्या है। यूजुअली क्योंकि हम आईपीसीसी की एआर असेसमेंट रिपोर्ट 1, असेसमेंट रिपोर्ट 2 इनके बारे में, जो कि अभी तक 6 रिपोर्ट्स आपकी आई हैं एआर 6 तक, वहाँ तक पढ़ते हैं। तो सिंथेसिस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा है और ये आईपीसीसी मीट क्यों हुआ, यहाँ क्या कहा गया, इसको डिटेल में हम जानेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो रिसेंटली आपको किस तरह की न्यूज़ देखने को मिलती है? क्लाइमेट एक्शन मीट टू अप्रूव आईपीसीसी सिंथेसिस रिपोर्ट बिगिंस इन स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में फिलहाल ये आईपीसीसी की मीटिंग हुई, जहाँ पे ये जो सिंथेसिस रिपोर्ट है उसको अप्रूव करने के लिए मीटिंग रखी गई थी। सिंथेसिस रिपोर्ट लास्ट ऑफ द 6th असेसमेंट रिपोर्ट्स, तो जो AR 6 इन्होंने निकाला था उसका लास्ट वर्जन अब ये था, लास्ट पार्ट था सिंथेसिस रिपोर्ट, और फर्स्ट आईपीसीसी असेसमेंट सिंस पेरिस अग्रीमेंट। तो जब से पेरिस अग्रीमेंट साइन हुआ है तब से ये फर्स्ट आईपीसीसी का असेसमेंट है। तो की टेकअवेज क्या हैं ये हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। देखो, आईपीसीसी क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे कई बार फुल फॉर्म ही स्टेटमेंट्स में प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, तो कई बार हम इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल, गवर्नमेंट्स, अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स के बीच में ये पैनल है ऑन क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्जेंट एक्शन हमको लेना पड़ेगा, अदरवाइज ग्लोबल वार्मिंग से एक्सट्रीम टेम्परेचर्स किस तरीके से जा रहे हैं ये तो आप देख ही रहे हैं। फरवरी में अभी कितना ज़्यादा टेम्परेचर गया और फिर एकदम एक्सट्रीम होकर टेम्परेचर कम हो गया। सो दीज आर द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब ये आईपीसीसी की मीटिंग कब हुई? मार्च 20 को इंटरलेकन स्विट्जरलैंड में ये मीटिंग हुई है। ओके, तो ये मीटिंग इस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो यहाँ पे ये जो सिंथेसिस रिपोर्ट है इसका सबसे ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो किस पे है कि हमको रिड्यूस करनी है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को हमको कम करना है क्योंकि इससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दिस इज़ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। तो हम क्या चाहते हैं? सस्टेनेबल फ्यूचर बनाना हर किसी के लिए, तो उसके लिए ये स्टेप लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इसका एक क्रक्स है। सो आईपीसीसी के बारे में आपको बता दूं, आईपीसीसी जो है यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जो भी साइंस रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से लेकर, ये उसको एसेस करते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये खुद से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, खुद से कोई नई रिसर्च बिल्कुल नहीं करते, बल्कि इनके साथ बहुत सारे कोलैबोरेशन में वॉलंटरी साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं जो लिटरेचर पढ़ के, रिपोर्ट्स पढ़ के, जर्नल्स पढ़ के क्लाइमेट का अनुमान लगाते हैं और फिर आईपीसीसी उसको एसेस करता है। सो आईपीसीसी क्या है? यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। कब बना था? 1988 में। किन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसको बनाया गया था? बाय वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। तो यूपीएससी इसमें भी माहिर है ये चीज़ पूछने में, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वो पूछता है तो किसके द्वारा वो बनाई गई है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। WMO एंड यूएनईपी ने आईपीसीसी को सेटअप किया था। तो मेन एक्टिविटी आईपीसीसी की क्या है कि ये असेसमेंट रिपोर्ट्स बनाता है, स्पेशल, सिर्फ एआर नहीं, असेसमेंट रिपोर्ट्स के साथ साथ स्पेशल रिपोर्ट्स, मेथडोलॉजी जो रिपोर्ट्स में यूज़ की जाती है, इन सब के बारे में बताता है। लेकिन ये सब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होना चाहिए। खुद से कोई रिसर्च नहीं करता, साइंटिस्ट जो है रेलेवेंट साइंटिफिक लिटरेचर पढ़ के बताते हैं। सो आईपीसीसी इस्टेब्लिश किया गया बाय WMO UNEP 1988 में, 1990 में UNFCCC, फिर क्योटो प्रोटोकॉल 1995। ये सारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो कन्वेंशंस या ट्रीटीज़ हैं। 2001 में अडेप्टेशन पे बात हुई, 2007 में 2 डिग्री सेल्सियस लिमिट टेम्परेचर पे लगाने की बात हुई, फिर 13-14 में पेरिस अग्रीमेंट आया। फिर अब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये एक्टिविटीज़ आगे बढ़ती जा रही। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, दैट इज सिंथेसिस रिपोर्ट। तो इसमें क्या कंपाइलेशंस हैं सिंथेसिस रिपोर्ट में? यहाँ पे जो 6th AR 6 थी असेसमेंट रिपोर्ट, जो आईपीसीसी की 6 थी लास्ट, उसके रिजल्ट्स पे इन्होंने काम किया है बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ 3 वर्किंग ग्रुप्स। तो इसमें 3 ग्रुप्स थे। ये रिपोर्ट कैसे आई थी? पहला जो ग्रुप था उन्होंने इवैल्यूएट किया था फिजिकल साइंस बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिजिकल साइंस बेसिस क्या है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है,
दूसरे ग्रुप ने इवैल्यूएट किया था कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या कैसे एडेप्टेशन कैसे होगी या कहाँ हो रही है, वल्नरेबिलिटी कौन कौन सी कम्युनिटीज़, बायोडाइवर्सिटी कहाँ कहाँ पे वल्नरेबल है। थर्ड ग्रुप ने मिटिगेशन की, हमको उसको प्रिवेंट कैसे करना है। तो 3 हिस्सों में आपका AR6 जो था वो डिवाइडेड था। अब सिंथेसिस रिपोर्ट के हाइलाइट्स में आपको क्या मिलता है कि क्लाइमेट चेंज दैट इज थ्रेट टू ह्यूमन वेलबींग एंड प्लानिटरी हेल्थ। फिर से हमने क्लाइमेट चेंज पे बात की है। अब यहाँ पे मेन चीज़ मुद्दा ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये हम सब मानते हैं, लेकिन उसको ठीक करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए हमको कुछ स्टेप्स लेने होंगे। अगर वो स्टेप्स हमने नहीं लिए तो ये विंडो कि हम कुछ बचा सकते हैं वो भी क्लोज हो जाएगी। अभी हमारे पास टाइम है कि हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इस विंडो को यूज़ नहीं किया तो ये सब कुछ ठीक करने वाला विंडो भी क्लोज हो जाएगा, फिर सब बर्बादी होनी ही होनी है, दैट इज़ फॉर श्योर। सो क्लाइमेट के जो इम्पैक्ट्स हैं लोगों पे, इकोसिस्टम पे, वो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी खतरनाक तरीके से सामने आ रहे हैं और फ्यूचर रिस्क भी हमको दिख रहे हैं। अब रिपोर्ट में ये बोलते हैं कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस सोच रहे थे कि इस सेंचुरी के एंड तक जाए, लेकिन उससे ज़्यादा जाएगा और 1.5 तो शायद आने वाले 10 सालों में ही पूरा हो जाएगा। तो डिस्पाइट प्रोग्रेस इन क्लाइमेट मिटिगेशन पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन, वार्मिंग 1.5 डिग्री से कहीं ज़्यादा हो जाएगी ड्यूरिंग 21st सेंचुरी। तो ये इसलिए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट दिस टाइम, ये चीज़ बताने के लिए। ऑलरेडी हमारा 1.5 का लिमिट है, ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर्स राइज हो चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं, जिससे क्लाइमेट सिस्टम में हमको बहुत सारी चेंजेस देखने को मिल रही हैं। सी लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमको दिख रहे हैं, सी आइस इतनी तेज़ी से मेल्ट हो रही है। तो हमारा, आपको याद रखना, मेन एम था 21st सेंचुरी तक 1.5 डिग्री, बट हम बोल रहे हैं कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो इससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। 1.1 डिग्री ग्लोबल टेम्परेचर ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। नाउ there is more than 50% chance that global temperature rise will surpass 1.5 डिग्री। 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। वो भी हमको सेंचुरी के एंड होने का वेट नहीं करना है, 2021 से 2040 तक ही ये टेम्परेचर यहाँ तक पहुँच जाएगा, कुछ स्टडीज़ का ये मानना है। और जिस तरह से एमिशंस इतनी हाई हो रही हैं और इतने जितनी एमिशंस अभी हो रही हैं, इसी स्पीड से अगर एमिशंस होती रही तो 221 और 240 का भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 2018 और 2037 के बीच में भी शायद हम ये थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाएं। सो रिपोर्ट यही चीज़ हाईलाइट कर रही है कि इस ग्लोबल वार्मिंग से इकोनॉमिक लॉसेज होंगे, डैमेजेस होंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो हमको कोई ना कोई रेजोल्यूशन, कोई सोल्यूशन लाना पड़ेगा। बट नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस क्या हैं हमारे सामने? एडेप्टेशन गैप्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और ग्रो करते रहेंगे। एडेप्टेशन गैप्स लो इनकम ग्रुप्स और हाई इनकम ग्रुप्स के बीच में आते हैं। लो इनकम ग्रुप वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने वादा किया था कि वो $100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस, तो इस बार प्रीलिम्स के लिए ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट फाइनेंस। COP27 में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, इंडिया ने भी इस पर बहुत फोकस किया। दिस इज़ ऑल अबाउट फंड्स, कि आप क्लाइमेट को ठीक करने के लिए बोलते हो, लेकिन जब तक फंड्स नहीं आएंगे तो कैसे काम किया जाएगा। डेवलप्ड वर्ल्ड ने कहा था कि वो लोग $100 बिलियन जो है क्लाइमेट को फाइनेंस करने के लिए लगाएंगे, वो भी सफिशिएंट नहीं है, $100 बिलियन से ज़्यादा लगाना चाहिए, बट वो पैसा भी अभी तक नहीं आया है। सो सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि ट्रॉपिकल कोस्टल पोलर एरियाज़ हैं, ऑलरेडी वहाँ पे एडेप्टेशन लिमिट तक जितना पुश किया जा सकता था, इकोसिस्टम को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितना पुश कर सकते थे, वो एडेप्टेशन लिमिट्स तक भी पहुंच चुके हैं। इसके बाद का अगर आगे एडेप्टेशन होगा तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। माल एडेप्टेशन के ऑलरेडी कुछ एग्जाम्पल्स हमको दिखने को मिल रही हैं, जैसे मैंग्रोव प्लांटेशन जो कोस्टल उड़ीसा में है, वहाँ पे ऑलरेडी लोकल इकोसिस्टम्स डिस्टर्ब हो चुका है, वल्नरेबल ग्रुप्स को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मल्टीपल बैरियर्स हैं, वेरिएबल इम्पैक्ट्स, रिस्क, को बेनिफिट, अगर हम इनको डिप्लॉय करते हैं, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज को अगर लेके आते हैं, ये एक बहुत अच्छा क्लाइमेट मिटिगेशन टूल है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से रिमूव करता है, बट उसके लिए बहुत सारे बैरियर्स हमारे सामने आते हैं। अब इस रिपोर्ट में, क्योंकि ये प्रॉब्लम की बात करते हैं, रिकमेंडेशन भी देते हैं सिंथेसिस रिपोर्ट में। तो रिकमेंडेशन क्या है कि हमको क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, कि जो भी डेवलपमेंट कर रहे हो क्लाइमेट को देखते हुए करो। मिटिगेशन से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं करने पड़ा आपको,
और भी ज़्यादा सोचना पड़ेगा। सिर्फ मिटिगेट ही नहीं करना है क्लाइमेट चेंज को, बट और भी ज़्यादा बेनिफिट्स अब प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सिर्फ प्रिवेंशन से कुछ नहीं होगा। क्लीन एनर्जी, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ केयर को इंक्रीज़ करना थ्रू टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें रिकमेंडेड गोल्स हैं अगर हम क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अडेप्टेशन इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अडेप्टेशन भी करवानी पड़ेगी। सो द रिपोर्ट ऑल्सो फोरग्राउंडेड द रोल ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। तो बार बार मैं बोल रही हूँ इस बार क्लाइमेट फाइनेंस का बहुत रोल है, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स पे भी खुल के बात हुई कि क्लाइमेट गोल्स अगर आपको अचीव करने हैं तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करो, पब्लिक फंडिंग, सेंट्रल बैंक्स के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के थ्रू, ताकि एमिशंस को रिड्यूस किया जाए। सारी प्रॉब्लम की जड़ एमिशंस हैं, क्लाइमेट मतलब वन ऑफ द मेजर जड़, एंड स्केल अप क्लाइमेट रिजिलियंस एंड प्रोटेक्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो ये हमारे मेजर गोल्स रहेंगे। सो ये एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे डाला था, 40% ऑफ इंडियंस विल फेस वाटर स्कैरसिटी बाय 2050। व्हाट डज द आईपीसीसी रिपोर्ट मीन फॉर इंडिया? तो इंडिया के लिए क्या मतलब है कि पानी की बहुत कमी होने वाली है, तो ये तो मान के चलो। एनुअल इंक्रीज होगा एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन में, ठीक है। इंक्रीज्ड रेनफॉल अगर होगी तो सदर्न पार्ट जो है इंडिया का, वहाँ पे बहुत सिवियर सिचुएशंस हो जाएंगी। रेनफॉल इंक्रीज हो सकती है बाय 20%, और मानसून प्रेसिपिटेशन इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज इन मिड टू लॉन्ग टर्म ओवर साउथ एशिया। मानसून प्रेसिपिटेशन इंक्रीज होगा। स्नो लाइन एलिवेशन विल राइज, रीजनल मीन सी लेवल विल कंटिन्यू टू राइज, सी लेवल इंक्रीज होगा। सिटीज़ जो इंडिया में होंगी, ज़्यादा हीट स्ट्रेस, अर्बन फ्लड्स आएंगे। इंडिया बहुत ही वालनरेबल कंट्री है। अगर आप ग्लोबली देखो, जो हमारी कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं स्पेशली इंडिया में, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गोवा, कोचिन, पुरी, ये सब को हाई सी लेवल और बाकी चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यस, इंडिया के लिए भी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है इसमें। तो व्हाट कुड बी द वे अहेड फॉर अस, कि हम क्या कर सकते हैं? फाइनेंस, अगेन देखो फर्स्ट स्टेप में फाइनेंस की बात की है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को जो फंड्स हैं मोबिलाइज करने पड़ेंगे। सिटीजन्स को क्लाइमेट लिटरेसी, क्लाइमेट के बारे में अब अवेयर करना पड़ेगा, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। पॉलिटिकल कमिटमेंट, रिसर्च अर्जेंसी, एडेप्टेशन की तरफ हर चीज़ में आपको मूव करना है। पॉलिसी अच्छी लानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करनी पड़ेगी, ताकि जो बैरियर्स हैं कि कार्बन को हम रिमूव कर पाएँ, उन बैरियर्स को हम हटा पाएँ। पॉलिसी मेकर्स को भी इन्वेस्टमेंट्स प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी। डिज़ास्टर रिस्क, कि इतने डिज़ास्टर आने वाले समय में आ सकते हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए हमको पैसा पॉलिसीज़ को, इन्वेस्टमेंट्स को डिज़ास्टर वाली तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इवैक्यूएशन प्लान्स तैयार करने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस तरीके से करनी पड़ेगी कि वल्नरेबल पॉपुलेशन को हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये आपकी पूरी सिंथेसिस रिपोर्ट है। और इसके बाद एक मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग होगी कोपेनहेगन में, जैसे रिलीज सिंथेसिस रिपोर्ट हुई है March 20 को। इसके बाद मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग कोपेनहेगन में, और यहाँ पे भी और बाकी चीज़ें क्लाइमेट से रिलेटेड डिस्कस की जाएंगी। सो दैट इज़ इट। क्लाइमेट चेंज अ सस्टेनेबल फोकस, ये तो आप लोग मानते ही हैं। क्लाइमेट चेंज में सस्टेनेबिलिटी रखने के लिए हमको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बाकी दिस इज़ आर अन अकेडमी, जिसके साथ अपनी प्रिपरेशन आप आसान कर सकते हैं। सो आई वुड से कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्पेशल क्लासेस ज़रूर देखो, आपको पता चलेगा कि किस तरह का मटेरियल यहाँ पे और पढ़ाया जाता है टीचर्स के द्वारा। 2000 पर मंथ, यानी आपको अभी मेरा कोड वीरो यूपीएससी अगर आप यूज़ करते हैं तो शॉर्ट में बोलूँ तो आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि बहुत अनयूजुअल है, हमेशा नहीं रहता। तो यहाँ पे प्राइसेस स्लैश आप देख सकते हैं, आफ्टर प्राइस स्लैश आपको काफ़ी ज़्यादा, कितने ज़्यादा सेविंग्स अलग अलग मंथ्स पे होंगे। और खैर ये वाला जो फीचर्स हैं यहाँ पे सब कुछ इंक्लूड करके मैं आपको बता रही हूँ, आपका जितना मन है आप उतना ले सकते हैं। बाकी वीरो यूपीएससी इज़ द कोड, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूँ थ्रू आउट ईयर प्रिपरेशन। 2026 के लिए जो बच्चे तैयार हो रहे हैं उनके लिए भी 3 ईयर कोर्स आने वाला है, प्लस एक मॉक टेस्ट होने वाला है ऑनलाइन ऑफलाइन इस संडे को, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। एंड 0% EMI पे भी आप कोर्स ले सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम लिंक वेयर यू कैन कनेक्ट विद मी। थैंक यू सो मच।